देखिए, शब्द तो ऐसी विधा है, कुंजन जी से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। शब्द तो उड़ते हैं, हवाओं में सब कुछ हवाओं में बह रहा है। हवाओं में बहती कहानियां हैं और भोली मासूम नादानियां हैं। भोर और सांझ के पक्के रंग, पूजा अजान दुआओं के संग, घर घर की छत पे रहना, रहता पंछियों का आबदाना है। ये हमारा कल्चर है कि हम जब गर्मियाँ आती हैं, ठीक है, तो पंछियों के लिए दाना भी रखते हैं और पानी भी रखते हैं। तो यही अभी जब बात आप पूछ रहे थे ना, शब्दों की बात है ना, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और अपने गीतों में अपने शब्दों में ढाल रहे हैं। जहाँ रही बात कि कभी सोचा था, तो आप रजत पट की बात तो छोड़िए, मैं लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय राजस्थान पत्रिका को भी जाता है। ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, अपनी डायरी के लिए तो हर नौजवान जब टीनेजर में होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे मोदी मोदी सर हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आजकल के बच्चे हों, 15-16 साल की जो कातिल उम्र होती है ना, वो सबको शायर बना देती है, कविता सूझ ही जाती है। ठीक है, तो वो रोमानियत जो है वो इंसान वो सभ्यता के ना, इंसानी सभ्यता के खून में है। कोई इसको एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, कोई कागज पर ढाल लेता है उसको, ठीक है, कोई माशकों के चाटे खा कर के भूल जाता है ना। तो वो जो लेखन की बात है, वो ये जब मैं 10th में रहूँगा, 11th में रहूँगा, वहाँ से शुरू हुई और वो अपने कागज अपनी डायरी के पन्नों तक महदूद रहती थी। मैं थोड़ा इंटरफेयर करता हूँ। एक बार मैं बॉम्बे में मेरी बीवी बच्ची के साथ बैठा था, मैंने फेसबुक खोला था, बड़ा नया नया फेसबुक का ज़माना शुरू हुआ, सब लोग को इंटरेस्ट था फेसबुक पे जाने का, तो मैंने फेसबुक खोला और पंजी ने कुछ पोस्ट किया था और मैं अपना कंपोजिंग करने का सिलसिला शुरू था, तो मैंने कहा चलो यार इसको ट्राई करते हैं, भैया ने कुछ लिखा है। भैया मेरी वाइफ के रिश्तेदार हैं एक्चुअली, मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी म्यूजिक टीचर भी हैं, गाती हैं। नेपोटिज्म है ही है तो। ये रहस्योद्घाटन पहले नहीं किया आपने? नेपोटिज्म है, लेकिन हमारा नेपोटिज्म इधर है, अपने ससुराल की तरफ ही सारा। तो मैंने ये गाना भैया ने लिखा था और मैंने इसको मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने कंपोज नहीं किया है शिव जी, मतलब मुझे लगा कि मैं पढ़ रहा हूँ और बन रहा है ऑटोमेटिकली, लिरिक्स मुझे लेके जा रहे हैं उधर। वो गाने के बोलते हैं, वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जल्दी शूट करना चाहता हूँ। खेलने आए हैं कुछ बच्चे, खेलने आए हैं कुछ बच्चे, आंगन में मेरे खेलने आए हैं कुछ बच्चे, आंगन में मेरे मासूमियत मेरे आंगन की खिलने लगी, कबूतर भी कुछ आ बैठे हैं, कुछ दाने उनके भी नसीब के बिखरे हैं यहाँ, खेलने आए हैं कुछ बच्चे आंगन में मेरे। वाह क्या बात है दिनेश जी, जैसे जैसे अनुज जी ने इंटरफेयर किया वैसे मैं भी कर देता हूँ। देखिए, मैंने जब सवाल किया अनुज जी से कि ये कौन सी वाली केमिस्ट्री है दोनों की, तब नहीं बताया, अभी अचानक से निकल गया नेपोटिज्म। ये जो नेपोटिज्म नहीं है, अगर घर के दो लोग बहुत सर्जनात्मक लिख रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों का साथ काम करना कोई बुराई नहीं है, ये नेपोटिज्म नहीं है। आप दोनों का शब्द और सुर, इस पे 4 पंक्तियां मेरी हैं, आप कहें तो मैं। जरूर जरूर सर, स्वागत है। किया कविता के शब्दों ने गीत सुरों का आलिंगन, किया कविता के शब्दों ने गीत सुरों का आलिंगन, स्पंदन अधरों पर हल्का, सांसों में महका चंदन। क्या बात है। शाकुंतल अभिज्ञान लिखा, राधा ने घनश्याम लिखा, नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितराम लिखा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो गीत है ना, गीत कैसे सृजित होता है,
तो ये गाना अनुज ने कंपोज किया, भैया ये थोड़ा सा आप सुनो, ठीक लगा। फिर एक दिन अंतरा बोले इसका अंतरा पे काम करते हैं हम लोग, अंतरा बनाएंगे इसका। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बिटिया 7-8 साल की थी उस टाइम, अभी तो 17 साल की हो गई वो। तो अंतरा कैसे बनता है, ये गीत जो है वो बहुत पुराना है, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट सॉन्ग आई हैव रिटन। तो कि ये कि आंगन में, और ये गाना ऐसे बना था कि मैं बैठा था और कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे आंगन में, और कुछ कबूतर आकर के वहाँ पे दाना चुग रहे थे। तो बैठे बैठे एक थॉट आया और वो बन गया। अच्छा, ये इस तरह से कंपोज होकर के इस तरह से आएगा ये नहीं सोचा था मैंने। अच्छा, फिर अनुज ने कहा कि यार इसका भैया इसका अंतरा भी कुछ बनाते। तो मैंने कहा सोचता हूँ कुछ ना देखेंगे। तो फिर मैंने कहा बात आई गई होगी। एक दिन मेरी बिटिया जो है वो, जो हमारे घर में जो जाली के दरवाजे होते हैं ना, वहाँ से इधर बैठी थी, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे आंगन में। तो फिर इसका आगे का अंतरा मैंने तुरंत लिखा कि गुपचुप बैठी एक गिलहरी, गुपचुप बैठी, क्यों मेरी बिटिया पीछे बैठी थी। तो गुपचुप बैठी एक गिलहरी, सोच सोच रही बूझ रही, बात ये गहरी कि दाता ने खोला है खजाना, मुझको भी मिल जाए एक दाना। तो एक दाना उसके भी नसीब का बिखरा है वहाँ, कि खेलने आए हैं कुछ बच्चे आंगन में मेरे, मासूमियत मेरे आंगन की खिलने लगी। तो फिर ये तो गानों का सिलसिला, सृजन का सिलसिला, वो ना टाइम देखता है ना उम्र देखता है ना, बस वो ये है कि आपकी नीयत देखता है। ये जो मेला है, इतना रहस्यवादी गीत लिखा है आपने, जीवन की असलियत बताते हुए, माटी का पुतला है माटी में मिल जाना है। लेकिन बायोडाटा में आपने लिखा है कि आप आनंद बख्शी के कट्टर समर्थक हैं। इसी में सर मैं आपकी इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये भी बहस रही है, खासकर आज के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि पुराने जो गाने हुआ करते थे उनमें उनमें कविता होती थी, और आज के जो गाने हैं उनमें कविताएं कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही, जो कि आपके गानों में नहीं देखने को मिलता है। 2020 में जब ये फिल्म आई थी तब मैक्सिमम आर्टिकल्स में कहा गया था कि गुलाबो सिताबो के जो गाने हैं उन उसमें ये चीज़ टूटी है, जो कि आज की तारीख में हम जो डेप्थ है वो नहीं देखने को मिलती है गानों में। गुलाबो सिताबो के गानों में बहुत गहराई थी और बहुत रिच थे। तो कौसर मुनीर और वरुण ग्रोवर, इनका मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, तो हालांकि दोनों की अलग सोच थी उस पर। तो कौसर मुनीर कहती हैं कि जो गीतकार होता है, अगर ये शिकायत आती है तो गीतकार बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखता है, क्योंकि उसको लेंथ वाइज सब तरफ देखना पड़ता है। और वहीं वरुण ग्रोवर कहते हैं कि उनका ये कहना है कि कविता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं उनके प्रश्न के साथ? नहीं, गहराई देखिए, बात गहरी कहनी है तो आपको गहराई तो रखनी पड़ेगी, लेकिन बात कितने आसान तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। आनंद बख्शी साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अपनी बात को कहने के लिए उनको बहुत भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत उनको कभी नहीं पड़ी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है ना, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम लोग बैठ कर यहाँ कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग मुसाफिर की तरह आए, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का बहाना दे दे। तो बख्शी साहब ने बहुत बहुत सिंपल वर्ड में जो है ना ये बात कही, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, माजी छोड़ जाता है साहिल छूट जाता है, शीशा है वो दिल हो आखिर टूट जाता है ना। तो कविता का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको बहुत भारी 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 चीज़ें वो करनी है, बहुत आसान शब्दों में। और वही गुलाबो सिताबा के साथ में हुआ कि जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, है ना। और देखिए, जब वो गाने बने जिनको हम आज क्लासिक बोलते हैं, जब वो बने होंगे उस दौर में भी लोग यही बात करते होंगे कि पुराने दौर की चीज़ें अच्छी होती थी। हम लोग हमेशा अतीत में जीना चाहते हैं। और इस बात का ना मेरे घर में मेरी बहुत बड़ी बहस होती है मेरी मदर से। शिव, मेरी मदर कहती है कि आज का ज़माना जो है ना महंगा हो गया। मैंने कहा आज का ज़माना महंगा कैसे हो गया? संतोष आनंद जी ने 1974 में एक गीत लिखा कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। मैंने कहा मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो सारा महंगा का ठीकरा मेरे सर पे क्यों फोड़ते हो कि तू पैदा हुआ और महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो संतोष आनंद तो 74 में बोल रहे थे कि उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, उसने कहा समझा नहीं, मैंने कहा किस्मत तेरी। एक हमें यार की जुदाई मार गई, दूसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, तीसरी खुदा की खुदाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। मैंने तो 74 में महंगाई को रो रहे थे,
और 2023 में महंगा रो रहे हो। अच्छा, उसके पीछे चले जाओ, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो जॉनी वेगर साहब के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना है, और 60 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो बॉम्बे में तब भी जीना मुश्किल था, और बॉम्बे में आज भी जीना मुश्किल है। तो हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम हमेशा अतीत में जीना चाहते हैं, हम वर्तमान में जीना नहीं चाहते। मेरा ये मानना है कि जो है वो अभी है, वर्तमान में जो बीत गया सो बीत गया। वो अच्छा था, बुरा था। सबसे बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि कला एक फिल्म आई है, इसमें 4 सॉन्ग है, इतनी जबरदस्त पोइट्री है। वरुण ने लिखी है, कौसर ने लिखी है, सोनम किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य, 4 गाने हैं उसमें, 4 अलग राइटर हैं। बिखरने का तुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। अब बताइए, इससे बढ़िया पोइट्री और इतने मकबूल गाने हैं। तो ये कहना कि ये कहना कि ना, जो अच्छा है वो हमेशा से ही अच्छा था, चाहे वो पुराने ज़माने का हो, चाहे वो आज का। ऐसा तो नहीं कि आज के आज में अच्छी बातें नहीं होती। हाँ, हम अच्छी बातें को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना उसको ना डम 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 बजते हैं गाने, मतलब क्योंकि जनरेशन ऐसी है, उनको डीजे भी चाहिए, डिस्को भी चाहिए, पब में जाना है, वो बनता है। लेकिन जो 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 ठहरता है ना, वो वही होता है जो मिटे ना छपके और शहद सा टपके, मीठा बोल खजाना है। तो मीठा बोल जो है वो कल भी खजाना था, आज भी खजाना है, और वो ही खजाना रहेगा। और शब्दों की बात अमिता जी कर रहे थे, मदारी का बंदर में अंतरे में एक शब्द आता है नटनी, जो शायद आजकल सुनने में बहुत कम आता है। तो उसमें एक वर्ड आते हैं कि एक क्या था, कीमत लगेगी ठाट बाट की, एक बार चढ़नी है हांडी ये काठ की, कैसा कैसा करतब है जाने क्या कब है, उंगली पे झूले नटनी घाट घाट की, चढ़ा है जो सुरूर ये मरघट के जमघट में पल में उतर जाएगा, मिलता है जब वो कलंदर, डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, बन के मदारी का बंदर, डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, खंग खंग खंगे गिनती के सिक्के सांसों की टकसाल में, मोह माया ने उलझाया इस फरेबी जाल में, खारे पानी में ढूंढे मीठा समंदर, बन के मदारी का बंदर, डुगडुगी पे नाचे सिकंदर। बहुत कमाल लिखा मैंने, कमाल कमाल ही लिखा है। तो आप देखिए आजकल की भाषा में है। थैंक यू। मतलब क्या लिखा है यार, कीमत लगेगी ठाट बाट की, एक बार चढ़नी है हांडी है काठ की, कैसा कैसा करतब है जाने। उसी टाइम पे कोरोना शुरू हुआ था, और मुझे मेरी सुनीता से बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया, वो कह रहे हैं अमित जी का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं यार ऐसे टाइम पे ऐसे गाने किसने लिखे हैं यार, मतलब क्या गाने लिखे हैं, कोई कितना भी बड़ा वो जो है उसमें बन के मदारी का बंदर, सब उसकी डुगडुगी पे सब नाच रहे थे। मतलब वो उस वक्त ने सबको बहुत सिखाया, और वो गाने इतने सूट कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो उस गाने ने हमारा म्यूज़िक बदल दिया। और मेरे को शांतनु मोहत्रे का फ़ोन आया, वो अमित त्रिवेदी ने फ़ोन किया, अमित त्रिवेदी बोले यार क्या गाना है मदारी का बंदर। अमित जी कह रहे कि सब गाने एक से एक गाने हैं, मतलब वो गाना चाहते थे 2 दिन का मेला। उन्होंने मुझसे पूरा सेशन मंगाया, स्केल पिच डिस्कस किया हमने, वो कह रहे 2 दिन का मेला मुझे गाना है यार। तो मैंने उनको भेजा, तभी उनको कोरोना हो गया, फिर वो हॉस्पिटल चले गए। तो इसमें जो नटनी वर्ड है ना, मैं आपको बता, तो नटनी आम बोल चल, अब तो नट दिखते ही नहीं है सड़क के किनारे, खेल दिखता ही नहीं। तो जो उदयपुर के हैं, शायद मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो शिव मुझे ठीक कर देना, लेक पैलेस से लेकर के और पैलेस के बीच में एक ना नटनी की मूर्ति हुआ करती थी पहले, कुछ था चबूतरा। हाँ, जब मैं ये गाना लिख रहा था ना, तो मेरे जहन में वो इमेज, अब तो वो टूट गया शायद, वो नटनी का चबूतरा जो था वो है, वो नटनी की मूर्ति है कि नहीं मुझे मूर्ति नहीं है, पहले वो होती थी।
तो जब मैं लिख रहा था तो सुजीत सर ने बोला कि ये नटनी, ये शब्द कहाँ से आया? तो मैंने कहा कि ये मेरे शहर में एक नटनी का चबूतरा है। बोले तेरे शहर में? तू तो हल्द्वानी में रहता है। अरे मैंने कहा यार मेरा शहर मतलब उदयपुर। तो वो नटनी जो वर्ड वो है वही वहाँ से आया, और बहुत, क्योंकि वो बहुत देसी, नटनी जो वर्ड है वो बहुत देसी, और पिक्चर भी बहुत देसी थी। तो वो इस तरह से जो है वो, आप जो वर्ड्स की बात कर रहे थे ना, तो ये है कि आप उठाते तो वहीं से हो, है ना, शहद से टपके, मतलब मीठा बोल खजाना है। और बहुत बड़ी ये है कि मेरी मम्मी जो, मदर जो है मेरी, जो वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो कबीर की डाई हार्ट फैन है। आप ये लगा लो कि हमारी हर सुबह जो है वो कबीर से ही शुरू होती है। जब नींद हमारी खुलती है तो कबीर का भजन चल रहा होता है। ठीक है, तो कबीर की जो पोइट्री है वो कहाँ से होते वाला। मम्मी की बात करें तो भैया ने एक गाना लिखा था और मेरे एक दोस्त हैं जो अभी नहीं रहे, रिसेंटली उनकी वो चले गए दुनिया छोड़ के। उनके गाने हैं दिल क्यों ये मेरा शोर करे, एक गाना था बड़ा अच्छा। उनका गाना था जिंदगी दो पल की। उनका गाना था दीवानी हो गई, संजय लीला बंसाली की फिल्म का। उनका गाना था धूप निकलती है जहाँ से, नासिर फराज उनका नाम है। और उन्होंने, उनके साथ मैंने भी कुछ काम किया है। रंगरेजा एक गाना है जो एक्टर चंद्रचूड़ सिंह ने गाया है, यादवी फिल्म का गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब मेरा गाना है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए मगर वो गाना बना बहुत अच्छा है। तो मम्मी की बात हुई तो भैया ने गाना लिखा था। तो मैं सलमान खान, वो मुझे बोलते हैं यार चल यार सलमान खान को कुछ गाने सुना के आता है। मैंने कैसे मिलेंगे उसको? कह रहे वो शूट कर रहे हैं वहाँ करजत में, तो तू गाड़ी लेके चल और देखते हैं अगर वहाँ मौका मिला तो सुना देंगे कुछ गाने। हमको तो काम करना ही था, वही हमारा काम था। तो हम लोग चले गए करजत। वहाँ पे सलमान खान ने बड़ा वेलकम किया। उन्होंने बोला कि आओ लंच करते हैं साथ में, फिर उसके बाद गाना सुनेंगे। और मैं सलमान खान के साथ बैठा हूँ, मुझे लग रहा है बड़ा इंटेंस गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, मैं सुना रहा हूँ उसको। वो कह रहे चलो, कह रहे कैन यू प्ले गिटार एंड सिंग? मैंने यस सर। सब बैठे हैं, सोनम कपूर, जो भी उसकी कास्ट थी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे दीपराज राणा एक एक्टर हैं, आप जानते होंगे हम लोग। उनका एक वैनिटी मान था। मैं चलो एक बंदा तो अपना दोस्त मिला है यहाँ पे। तो मैं सलमान खान को ही गाना सुना रहा हूँ और उसके ऊपर से जा रहा है एक्चुअली, सच में। मतलब उनको गाने चाहिए एकदम हुक लाइन वाले जो चालू टाइप के होते हैं एकदम। मैं इनको गाना सुना रहा हूँ, मुझे गाना बड़ा पसंद है, भैया ने लिखा है, मम्मी का गाना है। एक हाथ थामे दो उंगलियां थी, एक दूजे से करती चुगलियां थी। एक बचपन था, एक था मैं, बादल से बरसती शैतानी थी। जब जब मैं रूठा, सच को कहा झूठा, उसने हर बात मानी। छुपी वो परी थी नूरानी, तू ही इस जहां में ममता की पहचान है। तुझसे है ये दुनिया, माँ तू ही भगवान है। दिल को छूने वाले गीत और संगीत का जो सिलसिला चल रहा है, हम बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रस्तुतियाँ भी सुन रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा लग रहा है जैसे सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। ऐसा हो भी क्यों ना। कई बार ऐसा होता है कि यही गीत अगर कोई आम इंसान सुना रहा होता है तो हम लोग बासियाँ खा रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने सलमान खान को गीत सुनाया है तो हमारी टकटकी बन जाती है, क्योंकि हमारा जीवन ग्लैमर के पीछे चलता है। ये निश्चित तौर पर मान के चलना चाहिए कि जब पर्दे पर कोई चीज़ आती है तो हम सब लोगों के साथ भी वो बस जाती है। कई ऐसे गीत हैं जो हमारे बच्चे गुनगुनाते रहते हैं, जो आपने कहा कि वो हुक टाइप गीत जिनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि जुबान पे छू गया है, वो चल गया है। कुंजन जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक नहीं है, अनफॉर्चुनेट है ये बहुत। जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है ना उसमें कोई बिलीव करता ही नहीं है। यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं आपको गाना, आपके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं वो गाने का। बिल्कुल। इतना इतना खरीदा भाई उन्होंने सब कुछ, जो बड़े हाथी हैं।
चैनल उनके हैं, रेडियो उनका है, सब सोशल मीडिया उन्होंने खरीदा हुआ है। बिल्कुल वो आपके शरीर में घुस जाता है गाना और आपको अच्छा लगने लगता है। कमाल की बात है, थोड़े दिन में आप गुनगुना रहे हो गाना। बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरा छोटा बेटा है 12 साल का, जो मेरा बाप है गाने में। बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल बहुत। आप उसको सुनिए, हम लोगों ने म्यूजिक कंपनी बनाई है, उसका नाम है यूके स्टेज। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, उसको सुनिए, वो कमाल गाता है। मैंने क्या किया कि लॉकडाउन में मैं हम लोग, मेरे नाक बंद है बॉम्बे में एकदम, मैं भूपेंद्र बन गया वहाँ जाके। वो बॉम्बे में सी एलर्जी हो गया और मुझे कोई गाने के लिए बोलता है, मैं वो सुनाता हूँ। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तूने साड़ी में उरस ली है मेरी चाबियां घर की। पूरा भूपेंद्र हो गया वहाँ। तो हम लॉकडाउन में चेस खेलते थे और मैं मेरे बेटे के लिए सज्जाद अली, एक पाकिस्तानी सिंगर है, उनकी प्लेलिस्ट लगा देता था और उसने सारे गाने उसके अंदर घुस गए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इंजेक्ट कर देते हैं, तो मैंने उसको अच्छा म्यूजिक इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी हम कुछ गाने रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कबीर के गाने कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने उसको ये गाना सुनाया, एक जिशान अली, बड़े कमाल से, मतलब क्या मैं भैया को सुना रहा था। अच्छा म्यूजिक तो अच्छा ही होता है सर। मुझे लगता है हम लोग बात कर रहे थे पूर्वा से अभी बैठ के रूम पे, ये बोल रहा है कि सर मैं जब मैं मेरा म्यूजिक अपने दोस्तों को सुनाता हूँ तो ये लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत पुराना टाइप का गाना है यार, अच्छा नहीं है। नए लोग जो यूथ है उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारा ही गाना गाया हुआ आतिफ गाएगा ना अभी, वही गाना सब वही बच्चे बोल के यार क्या किया है पूरा तूने, कमाल का है ना। वो पैकेजिंग होती है, नया पुराना कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि सच्चाई होनी चाहिए आपके गाने में, आपके लिखने में, आप उसमें आप होने चाहिए, उसमें अपूर्व होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत। मैं सर शिव जी, मैं ये इसमें ना फंस गया हूँ। ये 4 लाइनों में मैं गाड़ी में, घर में उसी को लूप चल रहा है। मेरी बाथरूम में भी एक्चुअली ले आ रहा हूँ, ट्रस्ट भी मैं वो लगा के बाथरूम में चल रहा है वो, ऐसा होता है अच्छा म्यूजिक। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम। क्या है बताओ यार, बताओ, गा रहे हो? बात ढूंढते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी नौकरी गई पक्की। हाँ, दिनेश पंत से बात शुरू हो गई, जीशान अली में पहुंच गए। देखिए जीशान अली मैं तो ढूंढता हूँ, आप कुछ सुनाता हूँ। इतने कमाल के, मतलब ना सबसे कमाल की बात, सबसे कमाल बात भी है और थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात भी है कि गज़ल जो है वो गाई जीशान अली ने है, लेकिन गज़ल लिखी किसने है उसका चर्चा नहीं होता। हाय हाय, मिला दिल, सुनिए सर। सादगी तो हमारी जरा देखिए, आपसे एतबार आपके वादे पर कर लिया।
बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। बेकरारी मिलेगी, मिटेगा सुकून। बेकरारी मिलेगी, मिटेगा सुकून। चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सवा एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। यही सच्चाई है सर, इससे बड़ा कुछ म्यूजिक नहीं होता है। यही सच्चाई है बस। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बेकार है वो बेकार है। एक बारी में अच्छा लगेगा जो अच्छा होता है। अद्भुत, थैंक यू सर, थैंक यू। अद्भुत, बहुत बेहतरीन। एक बार तब तो ध्वनि से हम लोग अनुज भाई का स्वागत करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल अनुज जी ने कहे। पहला सवाल तो उन्होंने कहा कि जो इंजेक्ट किया जा रहा है वही हम सब लोग देख रहे हैं। दूसरा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि दो फिल्म लाइन के लोग बैठे हुए हैं और बीच में पोस्टर हिंदी का लगा हुआ है, मैं एक बहुत कड़वी बात बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि अधिकांश फिल्मों की स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट रोमन में लिखी जाती है, हिंदी में नहीं लिखी जाती है। वो जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सअप में, उसको रोमन कहते हैं। मैं आ रहा हूँ, MAREHA लिखा। लेकिन एकमात्र शख्स है फिल्म इंडस्ट्री में, अमिताभ बच्चन, जिसको स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए हमेशा। इसका मैं खुद गवाह हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये दो लोग बैठे हैं, ये अपनी अनुभव भी बता रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ अनुभव बता दूँ तो इनको पता चल जाए कि मैं भी फिल्म लाइन से बहुत लंबा समय जुड़ा रहा हूँ। मैं फिल्म सिटी में था, फिल्म सिटी हैदराबाद में, और राम गोपाल वर्मा ने मुझे बुलाया। सरकार राज 2 की शूटिंग चल रही थी उस समय। उन्होंने मुझे कहा कि कुंजन भाई, ये स्क्रिप्ट जो है वो अंग्रेजी में है, रोमन में है, और अमित जी के आज 2 दिन तक शूट है, उनको हिंदी में चाहिए। और यहाँ तेलुगु भाषी हैं सारे, हिंदी किसी को आती नहीं है। वो किसी के माध्यम से मुझ तक पहुँचे थे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा तुम 10 दिन मेरे साथ रहो, जितना रोमन में लिखा है सब हिंदी में लिख दो। तो मुझे कहा मैं 10 दिन रहूँगा। मैं फिल्म सिटी में ही था उस समय, ETV का चीफ था। तो मुझे लगा कि अगर मैं 10 दिन वहाँ रहूँगा तो खबरें प्रभावित होगी रामोजी फिल्म सिटी में। मैंने रामोजी राव, हमारे जो बॉस थे, उनको मैंने जाके रिक्वेस्ट किया, बॉस ये राम गोपाल वर्मा ने बुलाया और सब बड़ा बड़ा अवसर है फिल्म में जाने का, और मैं तो फिल्म में जाना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, डॉक्टर फिल्म में जाना है तो रिज़ाइन करके जाओ। समाचार और फिल्म दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगी। तो ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो मैं भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा ये जो दुर्दशा है फिल्मों में, जैसा हम देखते सुनते हैं, एक भी अभिनेता हिंदी शब्द ढंग से नहीं बोल सकता, उसे प्रोनाउंसिएशन बुलवाया जाता है, बताया जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरी जो बात कही अनुज जी ने कि जो म्यूज़िक इंजेक्ट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा संकट है गीतकारों के लिए। अगर मेरा जैसा कवि या जो हम लोग बैठे हैं रचनाकार, अगर हम ये सोचें कि हमारा गीत फिल्म में आ जाए, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की त्रासदी है, म्यूज़िक पहले कंपोज होता है, लिरिक बाद में लिखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा संकट होता है। और इसी संकट पे मेरा सवाल है दिनेश भाई कि जब म्यूज़िक पहले कंपोज हो गया, आपको उसको सुन के लिरिक लिखना है, तो ये कितना मुश्किल होता होगा? नहीं, मुश्किल देखिए क्या होता है कि जब आपके पास मेलोडी होती है पहले से ना, तो आपका दायरा सीमित हो जाता है। दायरा सीमित हो जाता है कि आपकी सोच है कि आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है। तो वही तो असली काबिलियत है कि आपको बांध के भी रखा गया है
आपके हाथ बांध दिए हैं, पैर बांध दिए हैं और बोलते हैं, अब चलो, तो चल के दिखाओ, तब तो मज़ा आएगा ना। मैंने एक बहुत पहले एक शेर लिखा था कि आईनों की जमात से जब ऊब चला, मैं खुद ही भूल गया उसको। चलिए कोई नहीं, अभी कुछ नया लिख रहे हैं हाँ। या नया लिखा है, हाँ, तो तो- जैसा अनुज ने सुनाया वैसा कुछ हाँ। अच्छा बढ़िया सा क्या सुनाऊं, मतलब मैं जो दिल के करीब हो। जो लेटेस्ट मैंने लिखा था, मैंने कल परसों अनुज से कहा भी था, अनुज ने कहा इसको कंपोज करते हैं, छोटा सा था। अब तो खत लिखने का ज़माना रहा नहीं, है ना। पहले हम जब 15-16 साल की उम्र में होते थे तो खत लिखा करते थे, है ना। तो आपने गौर किया हो कि जब भी हम खत लिखते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे? किसी ने अगर खत लिखा हो, यहाँ सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। सबसे पहले हम लिखते थे ओम ऊपर, या कुछ स्वास्तिक का निशान बनाते थे। तो मैंने लिखा था कि सबसे पहले खुदा की सबसे पहले खुदा की रहमत लिखा था, सबसे पहले खुदा की रहमत लिखा था, अगर याद हो तुझे मैंने खत लिखा था। सबसे पहले खुदा की रहमत लिखा था, अगर याद हो तुझे मैंने खत लिखा था, और जाता नहीं तो बोलो और क्या करता, जाता नहीं तो बोलो और क्या करता, तूने हाथों की मेहंदी में रुखसत लिखा था, तूने हाथों की मेहंदी में रुखसत लिखा था। और कुदरत ने सदियों से जानते हो, कुदरत ने सदियों से जानते हो, माँ बाप की हथेलियों में बरकत लिखा था। सबसे पहले खुदा की रहमत लिखा था, अगर याद हो तुझे मैंने खत लिखा था। तो मैंने एक शेर यहाँ आने से पहले लिखा था, वो शिव को नज़र करता हूँ मैं, कि अपने फन में माहिर होने लगा हूँ, अपने फन में माहिर होने लगा हूँ, मैं तेरे चेहरे से जाहिर होने लगा हूँ, अपने फन में माहिर होने लगा हूँ, मैं तेरे चेहरे से जाहिर होने लगा हूँ। तो जो हमारी पहली बातचीत हुई थी वो कोविड के दौरान ही हुई थी। तब हुआ था कि वबाएं यानी महामारी जो होती हैं, वबाएं ले आई हैं इबादत का शऊर, क्या बात है, वाह 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 वाह। वबाएं ले आई हैं इबादत का शऊर, तेरी चौखट पे हाजिर होने लगा हूँ। तो जब शिव ने कहा कि यार कि भाई आना है, तो मैंने कहा तू बस मुझे कुछ मत दे, तू रीज़न दे बस, क्या ना। हाँ, ठीक है, कि बस तू मुझे बता कि आना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस तू एक रीज़न दे और मैं तेरी चौखट पे। पूरे मेला का सबसे पहला फोन आपको हुआ, हाँ, सबसे पहला नाम ये था जो फाइनल हुआ। तो मैंने कहा भाई तू बस। हाँ, फिर जो शिव ने जो है मिला जोड़ा, और वो फिर हम, क्योंकि मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं 7 साल से उदयपुर नहीं आया था 2016 के बाद। टिकट करा लो, हर साल आना, और अगले साल तो पूरे म्यूजिक की इवेंट है, तय है अनुज भाई की पूरी इवेंट की तैयारी कर ले, साल भर है आपके पास। तो इन 5 से 7 जनवरी लिख लेना आप। ये ज़मीन भी कुछ इस तरह की है ना, ये मतलब ये क्या कहें, मतलब ना। और ये ज़मीन ऐसे भी झटके देती है जैसे कुंजन ने दिया। लेकिन मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ, मतलब ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी नीचे बैठा है, मैं ऊपर बैठा हूँ। और वो मेरे को ऊपर ना उड़ा रहा है आज ना। दूसरा, ये जो गलियाँ हैं, कैंपस की गलियाँ हैं, मैं अनुज को कल ही दिखा रहा था, हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे, मैंने कहा कि यार कितनी अजीब बात है ना कि रात दिन जिस सड़क से मैं गुजरता था, क्योंकि दिवाली मुझे जाना होता था, मेरा एक दोस्त है, सरस्वती हॉस्पिटल है यहाँ पे ना, मुंदड़ा जी का हॉस्पिटल है, कमल के जी मुंदड़ा जी। तो कमल जो है मेरा दोस्त हुआ करता था, तो हम दोनों पत्रिका में जॉब करते थे। तो सुंदरवास से कमल को घर छोड़ते हुए मैं इस रोड से अपने घर को चलाया, देवारी को चलाया था। तो ये लगा कि मतलब मैं अनुज को कह रहा था कि ये वो रोड है जिस पे मैं रात दिन गुजरा करता था। तो तब मैंने कहा था कि अनुज को, मैंने कहा कि अरे एक शेर मैंने लिखा था कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मतलब
ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले गई, नैनीताल ले गई, बॉम्बे ले गई, कहाँ ले गई, कि जाने कितनी रह गुज़र से गुज़रा, मैं जब जब अपने भीतर से गुज़रा। वाह वाह। जाने कितनी रह गुज़र से गुज़रा, मैं जब जब अपने भीतर से गुज़रा, और अब उस मोड़ तक आता ही नहीं, अब उस मोड़ तक आता ही नहीं, तमाम उम्र था जिधर जिधर से गुज़रा। तो ये सड़क जो है, तो मैं वो नॉस्टैल्जिया जो होता है, वो जो एक ना वो कहाँ से कहाँ चला गया कि इसी कैंपस में जैसे कल वैभव के बारे में बात हो रही थी, तो मैं पीछे बैठ करके मैं पूरा सेशन में बैठा था सर ना, तो जब वैभव और बात हो रही थी तो वो बात हो रही थी कि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से उन्होंने डिग्री ली है। और कमाल की बात ये है कि ये भी बहुत कमाल की बात है कि मेरी बहन सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, और सर के बेटे वैभव जो कल सेशन था वो भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। और ये बात मुझे कैसे पता लगी कि मैंने ये ब्रोशर जो था, मेला का ब्रोशर जो है, वो अपनी बहन को भेजा। वो केरल में आजकल, मैंने बहन को भेजा तो बोले उसको कुछ नहीं, उसने उस ब्रोशर में कुछ नहीं देखा, ये कौन है? वैभव मोदी। मैंने कहा ये कौन है, मतलब मैंने कहा मैं सब पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वो नामचीन आर्टिस्ट हैं, मतलब बड़ी बड़ी वेब सीरीज बनाते हैं, ये तो मेरी क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा यार क्या बात कर रही है? बोले हाँ ये मेरी क्लास में पढ़ता था, वैभव मोदी। तो अब वैभव से मैं बात कह रहा हूँ तो वैभव कह रहा नहीं मेरे से एक साल सीनियर होगी। तो मैंने कहा नहीं, लड़कियों को कभी सीनियर नहीं बोलना चाहिए, बुरा हो जाता है। तो फिर मैंने कुछ कॉमन फ्रेंड के नाम बोले हाँ कौशल्या तो मेरी, मैं आप सर से भी मैंने कहा क्या सीमा और कौशल्या, सीमा भाटी एक लड़की थी जो मेरी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, कौशल्या झाला थी वो मेरी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो मैंने कहा नहीं फिर तो हम एक ही क्लास में थे। मैंने कहा कमाल है यार तुम एक ही क्लास में होकर के, ठीक है वो ज़माना अलग था सर ना, वो ज़माना वो दौर ही अलग था। तो ये है कि ज़िंदगी ऐसे ऐसे भी मतलब आपको मतलब ऐसे ऐसे मोमेंट दे देती है, तो वो हम उसको चेरिश करते रहे। तो ये जो सड़क थी ना, जिससे रात दिन का आना जाना था, और प्रेस में तो वैसे भी आपको पता है रात की नौकरी होती थी, निशाचर होते थे, शिव जी के गण जो है ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो तो यही है कि ये कहानी, और ये मतलब तो जब मैं वहाँ बैठ करके ये बात सुन रहा था तो मैंने कहा वैभव तो यहाँ पैदा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, है ना, वो बीकानेर की बात हो रही थी कुछ ना, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ यार, है ना। तो मैंने कहा जब मैं सेशन पे जाऊँगा, ठीक है, तो मैं तो पका के आऊँगा पूरा, क्योंकि मैं तो अपने मन की भड़ास निकालने आया हूँ। अनुज को तो आप सुन रहे होंगे, मतलब आप यकीन मान लीजिए कि अनुज यहाँ एक बहुत गुणी आर्टिस्ट की कैपेसिटी में बैठा है, और मैं बैठा हूँ उसी बच्चे को लेकर, इसी कैंपस में, इसी सीटीए ग्राउंड है पीछे, शिव को पता है कितने मैच खेले हमने यहाँ सीटीए ग्राउंड में, इसी में, और इसी कैंपस में छोटा सा इश्क मेरा भी होता था होम साइंस कॉलेज में। ठीक है, जो इश्क करते थे वो तो बड़े होकर के चले गए, और मैं वो छोटा का छोटा ही रह गया, 5 फीट का। कितने यही गली, प्रोफेसर आर.के. सिंह यहाँ पे वाइस चांसलर होते थे, धक्के मार के उन्होंने मुझे निकाल दिया था अपने ऑफिस से। क्या हुआ कि नेता नगरी वाली बात तो होती थी ना, आनंद पटवा हमारे उस टाइम चुनाव हो रहे थे, एफएमएस की कोई प्रॉब्लम थी, और लेकर के हम 7-8 स्टूडेंट जो थे वो सिंह साहब के रूम वहाँ पहुँच गए, रूम में सिंह साहब का रेजिडेंस यहीं पास में था, और हम बड़े जोश में पहुँच गए, बोले ये, और हम थे सब टेढ़े 5-5 फुट के। अब मनोज भी उस टाइम कहते हैं मेरे साथ में कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी कुछ प्रॉब्लम थी एफएमएस की, हम लेके पहुंच गए, सिंह साहब बाहर निकालो पहले इनको। तो इसी कैंपस से उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया था। ठीक है, फिर यहाँ आर्ट्स कॉलेज में फेस्टिवल होता था, मैं पता नहीं आपको कुंदन जी को पता है, शिव को भी पता है, तो मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छा डांस किया करता था, इसी लोक कला मंडल पे मैंने अपने कॉलेज में परफॉर्म किया। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, आप उसमें जाओ मत, क्योंकि आप तो बहुत सारे उद्घाटन करते जा रहे हो, कुछ नहीं करने हैं अभी। तो ये कैंपस ना, तो ये, और तो फिर आप ये सोचिए कि उस बच्चे के लिए उसने, क्योंकि मैं छोड़ के गया था तब तो मैं बच्चा ही था, और उसी बच्चे को लेकर के मैं यहाँ आया, है ना, बीच के अरसे में मैं जो भी ज़िंदगी मसरूफियत रही उसमें चला गया। तो जब मैं उस बच्चे, जो वो कैंपस के प्रोफेसर साहब के धक्के मार करके जिस कैंपस से, मतलब जिस ऑफिसर को बाहर निकाला, उस बच्चे को ये मौका मिला कि वो यहाँ मंच पर बैठ करके, ठीक है, उन सब बातों को याद कर रहा है, अपनी उस जीवन यात्रा को जो है वो कर रहा है, तो वो कितना वो मोमेंट, क्या अजीब मतलब क्या उसकी क्या फीलिंग है, जिसको हम बोलते हैं ना गूज बम्प होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, और इसको तो क्या मैं धन्यवाद दूँ, इसको मैं गाली दूंगा, मतलब ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्या कैसे नहीं हुआ। तो चलो
वबाओं ने ही सही, शऊर तो सिखाया है ना, कुछ भी। हिंदी में ऐसे स्मृतियाँ कहते हैं, अंग्रेजी में नॉस्टैल्जिक कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि साइकोलॉजी में शुरुआत के 20, 21, 22 साल की स्मृतियाँ हमेशा छप जाती है। बात की याद रहे न रहे, लेकिन शुरुआत की छप जाती है। लेकिन ऐसे में जब आप मंच पे हों, एक पत्रकार के नाते बता रहा हूँ, तब वही चीज़ें बतानी है जो बताने लायक है, सब चीज़ें नहीं बतानी है। ये एक्चुअली ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी पहचान नहीं करा। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया होगा तो ये अपमान का घूंट पीके, वो दुर्योधन है, वो दुर्योधन है जिसने द्रौपदी के शब्दों को कहा ना, वो क्या कहते हैं, अपमान का घूंट उस टाइम तो पी लिया था, लेकिन महाभारत बाद में महाभारत है ना। तो इसका दोष जो है वो सारा कुंजन जी पे था। हालांकि देखिए, ये तो मजाक की चर्चा अपनी जगह चलती रहेगी। मैं एक नए दिनेश पंत से रूबरू करवाता हूँ आपको, जो लिखता तो है, जो पत्रकार भी रहा है, मार्केटिंग भी किया है, प्रिंट मीडिया में भी रहे हैं, अच्छे गीतकार हैं, लेकिन इससे बेहतर एक अच्छे डांसर हैं। आप अगर उनके स्टेप्स देखेंगे तो नज़र ठहर जाएगी। इसके पीछे क्या राज है? हम लोग बोलते हैं कि बहुत कटीली नचनिया है। और उसको तारों पे ऐसे करा था कि आप कटीली नचनियां आ रही हैं तो। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि राज इशारों में हो तो बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाओ तो दबा भी देना। तो जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो बेरुखी से मिलते हो तो सिर्फ हाथ मिलाते हो, और बहुत आत्मीयता से मिलते हो तो हाथ दबा देते हो। तो वो आपको आपकी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो संगीत जो है वो आप ये समझ लीजिए कि नस नस में मेरे इंजेक्ट हुआ था जब से मुझे होश संभाला मैं। तो जब मैं फिल्मों को थोड़ा समझने के लायक हुआ, तो उस टाइम पे एक जलजला आया था फिल्मों में, उसका नाम था गोविंदा। लव 86 पहली फिल्म थी, मैं 10-11 साल का रहा हूँगा शायद। तो वो लव 86 में एक गाना था कि आई है बारात तो डोली लेकर जाएगी, लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी। तो वो जलजला, 2 जलजले आए थे एक्चुअली, एक गोविंदा नाम था, एक नाम था जावेद जाफरी। और लेकिन दोनों का स्टाइल बहुत बहुत डिफरेंट था। जावेद जाफरी ने मेरी जंग से शुरुआत की थी फिल्म में, जिसमें गाना था बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल, है ना। और गोविंदा की जो फिल्म थी, और जो मशहूर हुआ गोविंदा का जो पहला डांस आइटम था, वो था इल्ज़ाम में एक गाना था, नहीं वो तो बाद में आया, इल्ज़ाम में एक गाना था स्ट्रीट डांसर, आई एम ए स्ट्रीट डांसर। तो वो वहाँ पे वो ब्रेक डांस का जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल जैक्सन का दौर था, और माइकल जैक्सन ने एक जब मून वॉक, है ना, मून वॉक की इजाद की, और बच्चा बच्चा जब मून वॉक करने लगा था, तो उस दौर में फिल्मों में जो है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन का सबसे जो बेहतर मीडियम था, क्योंकि चैनल तो उतने था नहीं इस तरह से, एक रेडियो होता था, और उस पर रेडियो विविध भारती के साथ बात कर रहे थे। विविध भारती पे इतने कमाल के प्रोग्राम आते थे। मुझे इतना शौक था कि सुबह सुबह एक पंचरंगी कार्यक्रम आता था, जिसमें फिल्मों के एडवर्टाइजमेंट होते थे और फिर फिल्मों के गाने बजते थे उसके अंदर। तो वही एक माध्यम था। तो फिर वो जलजले ने जो है वहाँ से देखना शुरू किया, और जब फिल्में देख देख कर के, और वो गोविंदा धीरे धीरे अंदर समाने लगा। तो वो गोविंदा आज भी जो है वो, अरे सर यहाँ तो मैंने वादा किया था, मैंने कहा डांस का यहाँ नहीं होगा। शाम को करके आपने मुझसे पूछे, मैंने ये वाला कैसे किया? अभी आपने विज्ञापन का जिक्र किया, आपने बहुत जिंगल लिखा, मैं तो तेरे पास है। आपने देखा होगा टाइट का विज्ञापन आता है, जिसमें बच्चे को माता पिता की ज़रूरत होती है, उसकी माँ कहती है, वो जिंगल आपने लिखा है। और अंत में जो 3 लाइन होती है, मैं तो तेरे पास है, वो एक बार गुनगुना के, अगर उसका क्या मतलब क्या केमिस्ट्री रही है उसकी? गुनगुनाने के लिए तो है ना, जिन्होंने कंपोज किया है, अनुज ने कंपोज किया है उसको, तो अनुज उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से गुनगुनाएंगे। अंतिम जो 4 लाइनें हैं वो बहुत तो अनुज ध्यान में टाइट का लोगो नहीं उसको स्पॉन्सर करवा देंगे हम। हम लोगों ने उस जिंगल के लिए बहुत सारे, मतलब 2 लाइन का जिंगल होता है, मैं एक मीठा झरना तू मीठे जल की प्यास रहे, बहुत सारे गाने बनाए थे। तो कमर्शियल्स में क्या होता है, जब तक वो लोग पूरा, ये तो खैर सुजीता ने बहुत अच्छा कमाल का चीज़ लिया, अदरवाइज जो हेड होते हैं, जो क्रिएटिव के नाम पे जो बहुत सारे टीम होती है ना, एजेंसी की आती है, जब वो कंपोज करते हैं म्यूज़िक या डायरेक्टर के साथ बैठ के,
वो बहुत अच्छा होता है। जैसे 10 क्रिटिक लोग आते हैं ना, बोलते हैं यार दिस इज नॉट दैट, आई थिंक यू कैन डू समथिंग एल्स, पुट सम तबला हियर। उनको कुछ म्यूजिक नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम, उनको म्यूजिक ही नहीं, उनको फिल्म का या कुछ का नहीं, कुछ नहीं मालूम कुछ है। भी नहीं मालूम। क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, उसको उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो बैठ के कुछ कुछ तो कर रहे हैं, वो खराब करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे गाने बनाए और शुद्धा ने इतना सिंपल चीज़ लिया, बिल्कुल सिंपल है, कबीर की लाइन ही है भाई, मैं तो तेरे पास है। हमने उसको पकड़ा और मैंने भैया को कुछ डमी वर्ड्स दिए, मैंने लिख के दिया, क्या था वो? एक मीठा झरना। उसमें ये मैसेज था कि बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ आपका टाइम चाहिए। एक्चुअली हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बच्चे मोबाइल में खेल रहे हैं, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी, वो टाइड के ऐड के थ्रू। वो था, मेरे बेटे ने गाया है, मैं एक मीठा झरना तू मीठे जल की प्यास रे, मैं एक मीठा झरना तू मीठे जल की प्यास रे, मैं तो तेरे पास रे, तुझसे मैं दूर नहीं, तू रखना ये विश्वास रे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास, दुख में सुख में तो रखना खुद की आस रे, मैं तो तेरे पास रे। टाइड। ये जो गीत गाया है आपके बच्चे ने, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि अनुज जी की पत्नी और बच्चे वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक समझते हैं और अच्छा गाते से बताया। इधर भी आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखेंगे तो घर के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखेंगे आपको, समान रूप से प्रतिद्वंदी के रूप में। तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब कुटीर उद्योग हो गया है। कुटीर उद्योग नहीं, कुटिल उद्योग है ये। चाल चलने वाला उद्योग है। तो इसमें कुटिलता है और ये कुटिलता टिल द एंड चलती रहेगी। शुभम को सवाल कर रहे थे जी। सर ये सवाल मुझे लगता है कि इस मंच से ज़रूर पूछा जाना चाहिए और किसी भी मंच से पूछा जाना चाहिए कि ये शिकायत जो है वो जावेद अख्तर साहब से लेकर गुलजार साहब से लेकर अब तक भी होती आई है कि फिल्म में जो क्रेडिट को लेकर जो बात होती है, ख़ास तौर पे जो लिरिसिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्रेडिट नहीं मिलता है, ना उनको पोस्टर पे जगह मिलती है, ना उस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बोले, कई लोग बोल रहे हैं लेकिन अब भी कुछ ख़ास उस तरीके से फ़र्क दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो म्यूज़िक जब भी गीत बाहर आता है तो वो या तो सिंगर का हो जाता है या म्यूज़िक कंपोज़र का हो जाता है, लेकिन वो जो जिसने गीत लिखा है उसको जगह क्यों नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूँ आप भी इस पे कहें और आप भी। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, खासकर राइटर्स के साथ में, और जावेद साहब ने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इसको लेकर के। ऐसा नहीं कि क्रेडिट मिलता नहीं है। अगर आप फिल्में देखेंगे और फिल्मों के क्रेडिट्स देखेंगे तो उसमें लिरिक्स के लिए एक्सक्लूसिवली क्रेडिट आता है। वो बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं आता। आता ना म्यूजिक बाई अनुज गर्ग, तो आप गुलाब साहब भी देखेंगे तो उसमें आता है लिरिक्स बाई दिनेश पंत। होता ये है कि आज के देखिए, पहले होता ये है कि पहले जब गाना बनता था तो एक्चुअल में गाना बनता था, यानी आप सिंगर, कंपोज़र, साजिंदे जो साज बजा रहे हैं सब ना बैठ करके लाइव रिकॉर्ड होता था। आज के डेट में शायद वो जो लाइव, जो शिव तो जानता है थिएटर में सब कुछ लाइव है, सीधा सीधा संवाद है। तो पर्दे पे क्रेडिट आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये तो बहुत जाहिर सी बात है, कुदरतन ऐसा होता है कि नाम और दाम उसको ज़्यादा मिलता है जो दिखाई देता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो आप ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने कमाल कमाल के राइटर हुए हैं, जब भी फिल्मों के लेखन की बात आती है तो लोग सलीम जावेद को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपने लेखन को प्रोजेक्ट किया है और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि वो अपनी शर्तों पे जो है ना वो अपना
अपना काम जो है लोगों तक पहुंचा सके और अपना नाम। सलीम जावेद वो पहली जोड़ी थी जिनका नाम फिल्म के पोस्टर्स पे, लेकिन उन्होंने भी खुद ही लिखा है एक्चुअली, एक फिल्म उन्होंने की जिसमें उनका नाम नहीं था, वो चाहते थे कि पोस्टर पर उनका नाम आए, तो उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया, उन्होंने बाकायदा सब पोस्टर पे ब्लैक पेंट करके अपना नाम लिखा दिया पूर्णतः होगा। आज ऐसी गुंजाइश है नहीं। एक्चुअली सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरी भी शिकायत है ये, इस बात से मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब फिल्म कर रहा था साई बीवी और गैंगस्टर, तो मैं ऑफिस में बैठा था एडिटर के साथ, एक मेरे दोस्त है राहुल, वो एडिट कर रहे थे, मैंने उनको बोला यार ये तो ट्रेलर मेरे गाने का कट रहा है, रेखा भारद्वाज ने वो गाना गाया था और उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने बोला यार इसमें मेरा नाम डालना यार, पहली पिक्चर है मेरी, लोग इसमें 7 कंपोजर हैं, कैसे पता चलेगा किसका गाना है। वो कह रहा है ये तो आप सुनील बोरा से बात करो यार, मैं कैसे डाल सकता हूँ, मुझको यही आया पीछे से। तो मैंने तिग्मांशु धुलिया को, मैं तिशु भैया बोलता हूँ, देहरादून से जानता हूँ उनको, मैंने तिशु भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ये लोग नाम नहीं दे रहे हैं गाने में। उन्होंने उसी टाइम फ़ोन करके उनको 4 गाली दी। उन्होंने कि जिसका जो गाना है उसमें उसका नाम आना चाहिए, जब जिसका गाना आ रहा है उसमें उसका नाम आना चाहिए। तो ये लड़ाई चल रही है। मैंने गुलाबों सिताबों में एक लड़का देहरादून का है, बहुत अच्छा गाता है, वी कैश उसका नाम है, उसने 2 दिन का मेला गाया था, हम चाहते थे वो गाए, लेकिन फिर तोची ने गाया, उसका ज़्यादा अच्छा हुआ। राहुल राम ने भी गाया, इंडियन ओशन के सिंगर ने, तो फिल्म में राहुल राम का है, मगर तोची का भी हमने एल्बम में डाल दिया, और तोची का बड़ा अभी तोची का ही बचता है एक्चुअली। तो मैंने उसमें, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी क्रेडिट्स में किसी डमी सिंगर का नाम आया होगा, लेकिन मैंने उसमें डमी सिंगर का नाम दिया है, वी कैश। आप यूट्यूब पे चेक करना, 2 दिन का मेला में वी कैश नाम है हमें। तो ये लड़ाई चली रही है, इसलिए मुझे भी तकलीफ है। और स्पॉटिफाई पे तो कोई नाम ही नहीं आता है लिरिसिस्ट का, मुझे लगता है गाना, द सॉन्ग बिलोंग्स टू लिरिसिस्ट। 2 दिन का मेला निकला है इनसे, वो गाया है जिन्होंने म्यूजिक बनाया है, हमें जिन्हें एक्टिंग किया है, लेकिन वो गाना लिरिसिस्ट का ही हमेशा रहेगा, है ना। Spotify पे बहुत बढ़िया गाने हैं। होता ये है ना, जैसे अब हम मान लीजिए जब हम कोई फिल्म देखते हैं, तो आप ये देखिए कि जब पठान आजकल बहुत चर्चित रही फिल्म, तो सब बोलते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म है ना, तो लेकिन शाहरुख खान ने तो अभिनय किया उसमें ना, फिल्म तो वो सिद्धार्थ जो डायरेक्टर है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नहीं सिद्धार्थ नाम है कुछ उनका, उनकी फिल्म है ना, उनकी टीम की फिल्म है। और वो जो फिल्म है वो डायरेक्टर का मीडियम होती है, डायरेक्टर उस फिल्म को बनाता है। तो लेकिन ये है कि क्योंकि शाहरुख खान क्योंकि जो दिखाई देता है ना, तो नाम हमेशा उसका हो जाता है। जैसे अभी हम बहुत छोटा सा एग्जांपल करूं, जीशान अली की गज़ल हमने सुनी, एक्चुअली वो जीशान अली की गज़ल नहीं ना, जीशान अली ने तो गज़ल गाई है, गज़ल तो जिसने लिखी है उसकी है। गाने को तो जीशान अली भी गा सकते हैं, अनुज भी गा सकते हैं, जगजीत सिंह साहब भी गा सकते हैं, उन्होंने भी गाई होगी, ठीक है। तो एक गज़ल तो कोई भी गा सकता है। तो होता ये है अक्सर कि हम बोलते हैं कि जगजीत सिंह की गज़ल है, एक्चुअल में गज़ल जगजीत सिंह की नहीं है, एक्चुअल में गज़ल तो कातिल शफाई की होगी, एक्चुअली में गज़ल दिनेश पंत की होगी, है ना। तो वो उसको चाहे जगजीत सिंह जी गा लें, चाहे पंकज उधास जी गा लें, चाहे कोई भी गा लें, तो ये एक चलन है ना, ये एक वो है। लेकिन अब क्या है कि ऐसा है तो है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत आनंददायी चर्चा हो रही है, और चूंकि समय की भी सीमा है और गड़ियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि हमें बात को कंक्लूड करना चाहिए, लेकिन मैं एक अंतिम सवाल दोनों से करूँगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ जो मौजूद लोग हैं अगर कोई सवाल करना चाहे तो उनको भी अवसर मिलेगा, पक्का बिल्कुल। पहले मैं अंतिम सवाल कर देता हूँ मंच की तरफ से, दोनों से एक साथ हैं, संक्षेप में दोनों का जवाब चाहिए। बहुत कॉमर्शियल सवाल है, क्योंकि आप दोनों ही गुलाबो सिताबो टीम के बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, और आप सब लोगों की जानकारी के लिए कि बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है गुलाबो सिताबो, जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी, यह किसी सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट बहुत बड़ा विकल्प बन के उभरा है। आप दोनों ही इसको विकल्प के रूप में देखते हैं या चुनौती के रूप में? दोनों ही बातें हैं। जैसा अनुज ने पहले बोला था कि हमारे यहाँ संगीत का मतलब होता है फिल्म से। जब गाना फिल्मों में आता है तो आज तक हम यही सुनते हैं कि फला फिल्म का गाना है, फला फिल्म का गाना है, फला फिल्म का गाना है। तो फिल्म के लिए तो वो चुनौती के रूप में आता है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक को के प्रचार प्रसार में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फिल्म्स के तो प्रमोशन होते हैं। मान लीजिए हमने एक गाना बनाया, अनुज की कंपनी के थ्रू एक गाना बनाया,
और हमारा बजट नहीं है उतना कि हम उस गाने को बहुत बड़े स्केल पे प्रमोट कर सकें, कि हम टीवी में उसका एक टीजर बनाएं या ट्रेलर बनाएं, या उस तरह से जिस तरह से म्यूजिक कंपनियां करती हैं, टी सीरीज कंपनी है या करती है, जी म्यूजिक जो भी करते हैं उस तरह। तो उसके बाद आपके पास क्या चॉइस है, आप अपने गाने को कैसे आप कम्युनिकेट करें लोगों तक। तो फिर आपको सोशल मीडिया इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। और इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पल में जो चीज़ है वो वायरल हो जाए, ठीक है। और हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी खासियत आपको पता है क्या है, कि हमारे पास में एक मैसेज आएगा और उसको हम बगैर सोचे समझे जाए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, अब कमाल में मैं आपको इस हरवंश राय बच्चन का नाम लिया, आपने सबने पोइट्री सुनी होगी। इंटरनेट किस तरह से खराब है, आपने पोइट्री सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है सवार, पूरी दुनिया इस बात को गा रही है कि ये पोइट्री किसकी है। भैया ये एक्चुअली मिस्टर बच्चन ने भी केबीसी में नरेट किया है, बोल के कि मेरे बाबूजी की है। उन्होंने खुद ही बोला है कि मेरे बाबूजी ने कविता लिखी थी, ऐसे बोल के उन्होंने नरेट किया है केबीसी में। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी कि मेरे बाबूजी की नहीं है, मेरी सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। इतना आसान है। तो ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट की वो है कि पूरी दुनिया जो है बोल रही है। मैं एक स्कूल में गया था, वहां पे ये पोइट्री लिखी हुई इबारत की तरह दीवार पे उन्होंने लिखी थी, नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिखा था हरिवंश राय बच्चन। तो फिर मैंने उनको जाके बोला कि यही आप तो टीचर, आपके पास संस्थान है, आप तो शिक्षा प्रदान कर रहे हो, आपके स्कूल में एंटर करते ही सबसे गलत स्टेटमेंट है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की। बाद में बच्चन साहब ने माफी मांगी कि ये गलती से मेरे बाबूजी की कविता नहीं। तो इंटरनेट ना ये क्योंकि हम बगैर जांचे परखे पड़ताल किए बगैर वो ना कितनी खबरें आती हैं हमारे पास, जो हम अंधाधुंध जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं। वो न्यूज़ कब की होती है, उसका रेफरेंस कब का होता है। तो वो अगर आप टीवी 9 देखेंगे तो पिछले 1 साल से तो हम लोग मरे हुए लोग हैं, हम जो है मुर्दा लोग बात कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड वार करवा चुके हैं, पुतिन को भी मरवा चुके, यूक्रेन को भी मरवा चुके, और डेली उनका परमाणु बम गिर रहा है, साल भर से तो गिरा नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की एक चुनौती है कि हम लोग बगैर सोचे समझे जो है उस चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। एक बहुत बड़ा गाना वायरल हुआ था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो गाना कोई किसी फिल्म का नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस इंटरनेट की मीडिया ने उस गाने को इतना पॉपुलर किया कि उस गाने को द कपिल शर्मा शो में बुलाया गया है, और वो गाना रिक्रिएट किया गया। गोविंदा की जो बेटी है उसकी बेटी पर फिल्माया गया। तो इंटरनेट आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है। चांद जैसा मुखड़ा लेके निकलो ना बाजार में। तो है ना, तो गजेंद्र जो है उसके है ना, कोई नहीं जानता था, एक ही रात में जो है वो आप ये कच्चा बादाम सुनते होंगे। तो ये किसकी देन है, ये इंटरनेट की देन है। वो सब एक प्यार का नगमा है वो जो लेडी ने गाया था, जो बाद में इंडियन आइडल में भी आई थी वो। तो ये सब इंटरनेट की ताकत का कमाल है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ताकत जो है वो सही दिशा में अगर यूज़ की जाएगी तो वो फल देगी, और अगर ताकत का अगर बेजा इस्तेमाल होगा तो वो आज तो आपको फल दे सकती है लेकिन करेगी वो विनाशी। तो अनुज जी क्या सोचते हैं? सर दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे भैया भी बोल रहे हैं कि दोनों, मुझे लगता है कि अभी रिक्शा वाला भी बैठ के अपना ऑटो में थक हार के वो वेब सीरीज़ देख रहा है बैठ के, तो उसकी आदत हो गई है उन लोग को भी। हर एक आदमी वो 400 रुपये का या 200 रुपये का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, और उधर टाइम भी नहीं जाने का। और आदमी वो मेरे ख्याल से मोबाइल का सब्सक्रिप्शन तो और सस्ता है, बहुत सस्ता है, तो वो उतने पैसे में पूरे साल भर पिक्चरें देख सकते हैं। तो वो तो दुनिया है आने वाली, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। और हर आदमी अपनी चीज़ों से रिलेट करता है। अगर हम बात करते हैं, पुराने लोग बोलते हैं नहीं यार थिएटर में ऐसा होता था, थिएटर में ऐसे होता है, या पुराने गाने अच्छे होते थे। जो हमारे बच्चे गाने सुनते हैं वो दे डोंट रिलेट विद दैट। उनकी दुनिया नहीं है वो, उनकी दुनिया आज की दुनिया है। उनको नहीं पता कि वो टीवी शटर वाला होता था उनके हाथ में, मतलब एक बच्चे ने वो फ़ोन देखा वैसा वाला, वो कह रहे ये क्या है, तो उन्होंने बोला दिस इज़ फोन, कह रहे नो दिस इज़ फोन, व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ फोन, व्हाट इज़ दैट। तो आज के बच्चों की ज़िंदगी बिना इंटरनेट के, बल्कि उसके बिना कुछ है ही नहीं। हमारी रोजी रोटी नहीं होती बिना इंटरनेट के।
हमारा काम रुक जाता है। हम लोग अब प्लीज बस यही सर, मतलब दोनों चीज़ें, थिएटर का जो मज़ा है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी जो थिएटर में आप पिक्चर बैठ के देखेंगे उसका उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसका जो मज़ा है, लुत्फ है, वो तो रहेगा ही। लेकिन इंटरनेट फ्यूचर है। अच्छा, एक बात मैं और उसकी बात को थोड़ा सा होता, जैसे मेरी मदर है ना, उनको फिल्में देखने का बहुत शौक है। तो वो ना, उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म देखी होगी, प्रेम रतन धन भाई, सलमान खान की फिल्म थी, 4-5 साल पहले आई। तो उनका ये कहना है कि तुम बनाओ तो सही हमारे लिए फिल्म, तब तो देखेंगे ना। तो उसके बाद उन्होंने ऊंचाई देखी अभी, जैसा पहले फिल्म आई थी, तो बोले कि ठीक है, मतलब क्योंकि हमने, बोले तुमने हमें अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया ना। हमने कब कहा कि हम फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे लिए फिल्म बनाओ तो सही, तब तो हम देखेंगे ना। तुम ये सोचो कि मतलब मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज है या वो ना, वो तो हम नहीं देख सकते। तो आप हमारे लिए फिल्म बनाओगे, हमारे लिए गाना भाई, मेरे मदर अगर कहते हैं, जिस शौक से तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा गाना जो सुनती है, उसी शौक से बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, अपना समेटे का सुनती है। बोले कि क्यों? क्योंकि तुमने मेरे लिए बनाया है, तुमने मदारी का बंदर बनाया है, 2 दिन का मेला बनाया है, तो मैं सुन रही हूँ। अब तुम मुझसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि मैं जो हनी सिंह के गाने पर डब 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 करूँ, ठीक है। लेकिन बाजार एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो बाजार ने क्या किया कि बाजार ने वो अपना एक टारगेट बना दिया कि मुझे धंधा कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि आज तो डाउनलोडिंग का ज़माना है, स्पॉटिफाई का ज़माना है, वो है ना। और हमारी मदर को आदत थी कैसेट लगाने की, उस तरह से सुनने की। तो ऐसा नहीं कि उनको सुनने का शौक नहीं है, तो लेकिन ये कि उनके शौक को, शायद वो जो उनकी नीड है, ठीक है, उसको हम लोग केटर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जनरेशन जो है वो अधर में है। बेटियाँ खींचती इधर, ये क्या है फालतू गाना, माँ खींचती उधर, ये क्या फालतू गाना, ठीक है। अब जाए तो फिर कहाँ जाए, तो इसलिए बोलता हूँ वाइफ बियॉन्ड लिरिक्स बची बहुत बढ़िया। ये शब्दों के शिल्पी दिनेश पंत, सुरों के साधक अनुज गर्ग, जिससे हम लोग लंबी चर्चा कर रहे थे इनके जीवन के बारे में, इनके कैरियर के बारे में, इनके सृजन के बारे में, और भी कई सारी बातें हैं जो बाकी हैं। इस पे हम जैसा 3, 4, 5 जनवरी डेट घोषित की है शिवराज जी ने, हम अगली बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस चर्चा के आनंद को हम और बांटना चाहेंगे, और यहाँ जो सीधी श्रोता बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, तो वो मंच सवाल करें प्लीज़। नमस्ते अनुज भाई, अच्छा सेशन, बहुत बढ़िया। ये जो सारा बाहरी प्रोसेस है, लिखने का, म्यूजिक बनाने का, क्रेडिट आने का, नहीं देने का, मैं थिएटर में हूँ काफ़ी साल से, खूब चीज़ें, खूब नाटक किए, खूब रिहर्सल्स होती है हमारी, उसका भी अपने मैं बात करता हूँ इनर प्रोसेस की। मुझे नहीं लगता कि सारा बाहरी प्रोसेस किसी बिना इनर प्रोसेस के बाहर आ सकता है। तो जब हम किसी और के लिए लिखते हैं तो हमारा इनर प्रोसेस क्या काम आता है, कैसे उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी रचना जनना तो प्रसव पीड़ा के बराबर है, कोई भी चीज़ बिना पीड़ा के तो पूरी होती नहीं है। मैं इस मेले को रचते हुए भी कई पीड़ाएं महसूस कर रहा हूँ, उसका अपना सुख भी अपना दुख भी है, लेकिन जब वो साकार होती तो उसका अपना सुख है बहुत बड़ा। मैं जब कहीं उदास था, या जैसे लिखा कहीं कि आंसुओं की महफिल है, सरदाहों का मौसम है, लिहाफ और सिसकियों का चांद उतरा है आंगन में। ये जब मैंने लिखा तो इसका एक प्रोसेस था, कोई इनर प्रोसेस था। पर ऐसी चीज किसी उस दूसरे के कहने पे कैसे लिख पाते हैं। और जैसे मैंने कल बेचैनी देखी अनुज की, कोई इतना मतलब इधर उधर की बातें भी इतना ध्यान से सुन रहे थे, कहीं कोई शब्द मिल जाए मेरे काम का, किसी ने कुछ कहा, हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ लिखता, सुना 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 सुना। तो ये जो बेचैनी है अंदर, ये बेचैनी कितना काम आती है इस रचना प्रक्रिया में, एक तो उसको मैं जानना चाहता हूँ। सारी अच्छी बात हो गई। मुझे नहीं लगता कोई भी कला और कोई भी रचना बिना वेदना या बिना संवेदना के पैदा होती है। तो ये संवेदना और ये वेदना कितनी काम आती है आप दोनों के प्रोसेस में, ये पूछना चाहता हूँ। एक शादीशुदा आदमी से वेदना के बारे में क्या पूछते हैं? देखिए, सृजनात्मकता जो है ना, नितांत निजी प्रक्रिया। अगर आप सृजन कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए काम करें, 2 तरह की चीजें कि आप जैसे होना कि जब से कॉर्पोरेट स्टूडियोज आए हैं फिल्म बनाने में,
तो हर फिल्म क्रिएटिविटी के तौर पे नहीं बनती है। फिल्म बनती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ। तो जहाँ जैसे प्रोजेक्ट नाम का लफ्ज आता है पूजन जी, धंधा आ जाता है। और धंधा आपको हमेशा दूसरों की शर्तों पे करना पड़ता है। अब ये आपकी चॉइस है ना, कि भाई आप उस बच्चे को जन्म देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग। सरोगेसी का जमाना भी है, किराए की कोख भी मिलती है। तो ये बहुत निजी प्रक्रिया है और ये आपका निजी निर्णय है। कोई मुझसे ये कहेगा कि आप ये गीत लिखो, अनुज भी कहेगा कि यार ये ना कि देखिए, बात को कहने का तरीका था। गुलजार साहब ने एक बात कही, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है, फूल खिला। बच्चों के लिए लिखा है, जंगल बुक के लिए उन्होंने गाना लिखा था। आपके बचपन में सुना ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एक परिंदा हुआ शर्मिंदा, था वो नंगा, इससे तो अंडे के भीतर था वो चंगा। अरे सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है, ये चट्टी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एक तो ये बात है, और दूसरी है कि बगैर किसी मतलब के चंद लफ्जों को इधर उधर जोड़ जाड़ के, और वो बस ये कि हुक जिसको बोलते हैं आजकल बहुत बहुत पॉपुलर है कि गाना कोई नहीं सुनता है। हर आदमी आज की डेट में क्या सुनता है, हुक। हुक होना चाहिए गाने में, डंग 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 डंग। आप उसके बाद में कुछ भी लिखाओ, है ना, कुछ मतलब नहीं, होना हुक आना चाहिए, हुक आना चाहिए। अपूर्व जैसे लोग जो की जनरेशन है, अपूर्व की जनरेशन, अपूर्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपूर्व नहीं कहा मैं। तो वो हुक जो है ना, उसने म्यूजिक मतलब ऐसा नहीं कि हुक हमेशा ही खराब होता है, हुक अच्छे भी होते हैं ना, लेकिन वो सृजनात्मकता जो होती है ना, वो वेदना और बगैर संवेदना के नहीं आ सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो आप किस रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हो, वो उस पर डिपेंड करती है। हो सकता है कि जब आप किसी बहुत शिद्दत से कोई फिल्म बना रहे हो और उस वेदना को वो फिल्म मेकर भी महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि उस वेदना को वो उससे बाहर निकाले। हो सकता है कि सुजीत सरकार का डायरेक्शन नहीं होता तो शायद गुलाबो सितम का म्यूजिक ऐसा नहीं होता। तो उनके पास में वो एंगल नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, कमर्शियल मर्शियल छोड़ो, हमने तो सृजन करना है, हमने तो क्रिएट करना है। फिल्म गाने कैसे चलेंगे, गाने नहीं चलेंगे, अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब बाद में। हमें अपनी जो सोच है, अपना जो प्रोसेस है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बनाना है जो, कल वाली बात है सर, जो हमें इम्प्रेस कर पाती नहीं कर पाती, दुनिया को तो बाद में इम्प्रेस करेगी। तो वो एक नितांत निजी प्रक्रिया है और उससे गुजरना पड़ता है सबको। एक मेरा गाना था जो मेरे बड़ा क्लोज फ्रेंड है पुनीत शर्मा, उसने लिया और मैंने मिलके ऐसे ही बनाया था, जैसे हम भैया और मैं बैठ के बनाते हैं। बॉम्बे में हम लोग घूमते थे, बाइक में घूम रहे हैं, घूमते फिरते हमने गाना बनाया और वो मैं चाहता था कि बच्चन साहब गाएं गाने को। बस वो दिमाग में आ गया कि बच्चन साहब ये गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं बड़े जिससे भी मिलता हूँ वो गाना सबको पसंद आता है। राजू रानी को भी सुनाया मैंने, वो कह रहे यार ये तो बड़ा अच्छा गाना है। तो मैं 10 साल हो गए वो गाना का कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ का बर्थडे था और मेरी वाइफ आर्ट ऑफ लिविंग की डिवोटी है, वो किसी मेडिटेशन कोर्स में थी, 3 डे साइलेंस कोर्स था वो। उस बीच उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा बर्थडे लोकल, ये बॉम्बे में ही रह रही थी, मैंने आप जा नहीं सकते उसके पास बर्थडे मिलने के लिए क्योंकि वो तो साइलेंस में बात नहीं करेंगी हमसे। तो मैंने उसके फ़ोन से नंबर चोरी कर लिया था, एक जो कोऑर्डिनेटर थी। मैंने सोचा इनके थ्रू मैं इनको बात करके कुछ जो भी मैं करना चाहता हूँ। मैंने एक पुनीत को बोला कि यार दीक्षा का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि यजत मेरा बेटा है जो, उसकी तरफ से माँ के लिए एक मैसेज जाए बर्थडे में। तो पुनीत ने लिखा मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली रंगीली रंगोली, मेरी आंखों में भर आई माँ। तो मैंने ऐसे गिटार लूप लेके उससे गवा के
उनको भेज दिया। ये किस्सा मैं सुजीता को सुना रहा था उनके ऑफिस में बैठ के कि ऐसे ही गाना बना था सर, ये अच्छा सा गाना लगता है मुझे। इस गाने में कोई कमर्शियल एंगल नहीं था सर, क्योंकि ये तो बना ही प्योरिटी के लिए था ना। मतलब हमने बच्चे की तरफ से माँ को मैसेज देने के लिए क्रिएट किया था। ये गाना सुनीता ने सुना और 15 दिन के बाद मुझे रात को 1 बजे फ़ोन किया। वो कह रहे आई एम क्वाइट हाई ऑन दैट सॉन्ग अनुज। कह रहे मुझे लगता है इसमें ये गाना। उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने क्या सोच के बनाया था? मैंने कहा कुछ भी नहीं सर, कोई कमर्शियल एंगल ही नहीं है। कह रहे हम ये गाना प्रोड्यूस करते हैं और ये मिस्टर बच्चन से गवाते हैं। कह रहे एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए गाएगा, फिर एक 70 साल का आदमी अपनी माँ के लिए गाएगा। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। कह रहे ज़्यादा उसको मत करना, पुश मत करना, इस तरीके से इसका प्योरिटी रहना चाहिए। मतलब वो गाना बना सर, जो गाना मैं गवाना चाहता था बच्चन साहब से, वो अभी भी मेरी जेब में पड़ा है। लेकिन ये गाना बच्चन साहब ने गाया, खुशी से गाया, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, और गाना रिलीज़ हुआ, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये मुझे लगता है सच्चाई बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप काम करते हो। तो शिव जी ने ये शो किया, इसमें सच्चाई, इसमें क्या कमर्शियल है सर, है ना। भैया ने बोला कि आप बस आप रीज़न बताओ कि रीज़न दो, मैं आ जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटर अपनी सच्चाई, अपने ओरिजिनल सेल्फ को नहीं छोड़े। और जो भी काम कर रहे हो आप, जो आप कुछ भी कर रहे हो यार, आप खाना बना रहे हो, आपको खाने में स्वाद ही नहीं आएगा अगर उसमें दिल नहीं लगाए तो। आपको पता चल जाएगा क्या नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो सच्चाई रखिए बस कोई भी काम करने में। एक किसी सॉन्ग के साथ ही खत्म करते हैं। चलिए हम चाहेंगे कि इस चर्चा सत्र का समापन दोनों का एक सामूहिक रूप से कोई। मैं अनुज को याद हो नहीं हो, मैंने बहुत पहले गीत देखा था। वो उदयपुर आकर के मुझे याद आया। ठीक है, अनुज को अगर याद होगा तो अनुज सुनाएगा। हम दोनों ऐसे बैठ करके ऐसी गिटार लेकर बैठे थे और ऐसे ही वो जब बातों बातों में बन गए गीत। उस गीत के बोलते कि दूर रह गए पगडंडी के साथी। तो अनुज वो हर चीज़ उदयपुर से रिलेट होती हुई निकलती थी। तो ये गीत भी उदयपुर की यादों से ही निकला। ये करीब 8-10 साल हो गए इस गीत को बने हुए। गाने के बोल हैं, दूर रह गए पगडंडी के साथी, दूर रह गए पगडंडी के साथी, भूल गए कुछ कुछ याद है बात जरा सी, यार मेरे मत वाले थे, यार मेरे मत वाले थे, यादों के उजाले थे, छूटा है पीछे मेरा गाँव रे, दूर रह गए पगडंडी के साथी, भूल गए कुछ कुछ याद है बात जरा सी, यार मेरे मत वाले थे, यार मेरे मत वाले थे, यादों के उजाले थे, छूटा है पीछे मेरा गाँव रे, दूर गए पगडंडी के साथी, अरे माँ के आंचल की वो मीठी छाँव रे, दूर 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 बाबा की मूछों का कैसा ताव रे, दूर 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 माँ के आंचल की वो मीठी छाँव रे, दूर 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 बाबा की। मेरे पापा की बहुत बड़ी मूछें थी तो ना, तो बाबा की मूछों का कैसा ताव रे, दूर 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 यादों के उजाले थे, छूटा है पीछे मेरा गाँव रे, दूर रह गए पगडंडी के साथी। और पूरी यात्रा में जो है ना, जो मैं इसको मिस करता हूँ, वो मेरे पिताजी जो है वो 2000 अनफॉर्चुनेट 16 में हमको छोड़ के चले गए। उसी दौरान मैंने अपने क्योंकि उनकी मूँछों से डर लगता था, तो अपने शहर को याद किया, अपने पापा को याद किया, और ये गीत इस तरह से बन गया।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत Thank you so पेशेंस से much. हमको सुना है। माफी चाहते हैं कि अगर संदर्भ से हट करके या ना उस तरह से तो और आपको बहुत शुक्रिया, बहुत नमन, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई शिव को उसके लिए। बहुत थैंक यू सो धन्यवाद, मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। और फॉर ऑल द लव। कुंदन जी से माफी चाहता हूँ कि थोड़ी चोहलबाजी के चक्कर में है ना मैंने, लेकिन ये गुरु हैं हमारे, ठीक है, ये पत्रकारिता में इनका जो मुकाम है, इनका जो नाम है, ठीक है, और क्योंकि इन्होंने मेरा दिल दुखाया याद नहीं करके मुझे तो लेकिन ये है कि इनके सानिध्य में हमने सीखा, मुझे पत्रकारिता में कुछ नहीं आता था। रमेश व्यास जी ने हमको ये बताया कि भाई तुम में ये बांटा है, तुम करो। कुंजन जी उस टाइम पत्रिका में हुआ करते थे, फिर चले गए और कारवां चलता गया, कारवां कहाँ से कहाँ मुझे, और आज कहाँ जाके मिलाया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही अद्भुत और शानदार सत्र हुआ। हमने अनुज गर्ग जी और दिनेश पंत जी के दिल की आवाज़ सुनी, दिल की बात सुनी, और अंदर के भीतर से निकलने वाले सुरों को भी सुना। मैं इस पूरे सत्र के लिए 4 पंक्तियां, प्यार क्या है बस एक एहसास है, मुक्त मन का भीतरी उल्लास है, बोध मिट जाता जहां अस्तित्व का, कौन स्वामी कौन किसका दास है। एक बार कत्ल ध्वनि के साथ इन दोनों कलाकारों का स्वागत करेंगे। और मौलिक संस्थान के कर्ता धर्ता और इस मेले के निदेशक मैं शिवराज जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद की स्मरण करें, और फिर बाद में आप सभी लोग अगले सत्र के लिए तैयार करें। शब्द शब्द अर्थ है तो अर्थ अर्थ शब्द है, जब अर्थ ही अनर्थ है तो शब्द सब व्यर्थ है। तो इनको तो धन्यवाद देने ही नहीं मुझे दूर रह गए पगडंडी के साथ। तो आपको सुनने के लिए काफी बच्चे बैठे हैं, शाम को थोड़ा मौका मिलेगा कुछ मस्ती करेंगे, डांस भी देखेंगे। डांस भी देखेंगे, क्योंकि आज का सेशन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक्चुअली इस फेस्टिवल को करने के पीछे कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। अगर अपूर्व भी है तो वो आर्टिस्ट है, कपिल भी है तो वो आर्टिस्ट है, चेतन भाई भी है तो आर्टिस्ट है, हेमंत भाई भी है तो आर्टिस्ट है, और मैं भी हूं तो छोटा मोटा मैं भी रन कर रही हूँ। तो शाम का जो सेशन है वो पूरी इन हाउस जो टीम है, जो खुद बड़ा मकाम रखती है बाहर जाकर काम करने को, चेतन भाई हुए, कपिल हुए, महेश भाई बैठे हैं बहुत खामोशी से, भाई आ जाओ, आप इनको जब सुनेंगे शाम को, आओ भाई आओ 2 मिनट आ जाओ, आ जाओ। और हम शंकरिया के साथ खत्म करेंगे अभी के सेशन को, ठीक है? नहीं आजा 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 भाई, ये बोली के अध्यक्ष भी है, मेरे प्रत्यक्ष भी और मेरे अप्रत्यक्ष भी है, मेरे अंदर भी है मेरे बाहर भी है, महेश आमे था। तो आप सबका थैंक यू। और एक शंकरिया के साथ पहले पिक्चर ले लेते हैं, गाने के साथ साथ टीम आ जाइए, एक पिक्चर आ जाइए पूरा। आप बच्चों का मैं चाहता हूँ मेला की पूरी टीम आपके साथ, यंग बच्चों के साथ एक फोटो हो, हम मैं भी नीचे से देखता हूँ फोटो को। आप चलिए शिवली चलिए, क्या हो गया? ओम आओ, आप भी आओ, ओम आओ, अच्छा बड़ी तो शाम चलो। भैया आप बार बार अपनी नौकरी का कह रहे हो ना, आप नौकरी नहीं, आप मेले में आए।